हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। पहला शब्द है एकिन टू। एकिन टू का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू। अगर कोई चीज किसी से मैच करती है इसका मतलब क्या है? वो अकिन टू होती है। हमेशा याद रखना, ये वो जो फ्रेज है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है। अकिन के साथ कोई और प्रेपोजिशन यूज कर लेते हैं और पूछते हैं, एरर का क्वेश्चन बन जाता है, क्या एरर है? तो अकिन के साथ हमेशा क्या लगता है? टू लगता है, सिमिलर टू। सिमिलरली एक फ्रेज होता है टैंटामाउंट टू। टैंटामाउंट टू का मतलब भी क्या होता है? इक्विवेलेंट टू, मतलब उसके सिमिलर है। तो दिस इज टैंटामाउंट टू दिस, मतलब ये और वो बिल्कुल मैच कर रहा है। इक्विवेलेंट टू है, ये मैच कर रहा है, रिलेटेड है। तो सिमिलर है, कंपैरेबल है, रिलेटेड है, अलाइक है, एक जैसा है। एंटोनिम्स हो गए, डिसिमिलर है, मैच नहीं कर रहा, अनरिलेटेड है, मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट है। तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स मजाक करने का जो सेंस है, हंसी मजाक करने की जो उसके अंदर कला है, जो सेंस है, वो सिमिलर है उसके पापा के जैसा। उसके पापा भी ऐसे ही हंसाते थे। ये पूरा का पूरा क्या है? एक फ्रेज है। अगला वर्ड है कॉग्निटिव। सबसे पहले तो लास्ट में आईवी लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया आप बताओ? एडजेक्टिव। इसमें एक रूट वर्ड भी है कॉग्न। कॉग्न रूट वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, नॉलेज, अवेयरनेस। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या हो गया? आप कहीं से नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, दैट मीन्स कॉग्निटिव, उस प्रोसेस से रिलेटेड। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स वही नॉलेज गेन करने से रिलेटेड। परसेप्चुअल, परसीव कर, आप आसपास की चीजों को देख रहे हो और उससे चीजों को अपने अंदर ले रहे हो, दैट मीन्स परसीव। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? परसीव करना। एंटोनिम्स नॉन कॉग्निटिव, माइंड से, नॉलेज से रिलेटेड नहीं है। इंस्टिंक्टिव है, अंदर से गट फीलिंग में, कोई नॉलेज नहीं थी पहले से उसकी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, जो नॉलेज ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में, बचपन से ही। अगला वर्ड डेलिकेट। डेलिकेट स्किन होती है। छोटे छोटे जो नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन क्या होती है? बहुत डेलिकेट होती है। डेलिकेट मीन्स नाजुक, सूक्ष्म, संवेदनशील, बहुत ही नाजुक, जो बहुत इजीली ब्रोक, आराम से टूट जाए, सेंसिटिव हो, बहुत केयरफुल हैंडलिंग हो। किसी किसी का दिल बड़ा डेलिकेट होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। होता ही नहीं होता है। फ्रेजाइल, जो ब्रेकेबल हो। डेंटी, सटल मीन्स बहुत हल्का सा हो, जिसके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, जिसके अंदर पावर ना हो। एंटोनिम्स स्टर्डी, पावरफुल, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, इनसेंसिटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कभी टूटता ही नहीं है दिल, पत्थर दिल है। तो एक और रूट वर्ड क्या बोल सकते हैं? कैलस। एंटोनिम बोल सकते हैं एक और, कैलस। कैलस का मीनिंग क्या होता है? पत्थर दिल। हैंडल द ग्लास वेयर, ये जो ग्लास का सामान है इसको बड़े नाजुक हाथों से हैंडल करना, मतलब बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करना, जिससे कि कोई डैमेज ना हो। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। रैम्पेंट में 3-4 स्टार मार्क कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैम्पेंट का मीनिंग क्या होता है? जो चीज जो बहुत ज्यादा फैल जाती है, बहुत तेजी से फैल जाती है, उस चीज को बोलते हैं रैम्पेंट। इसके सारे सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या सिनोनिम्स हैं लिख लो? राइफ, परवेसिव, यूबिक्विशियस, ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो सब जगह फैला हो, बहुत कॉमन हो, कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमन। तो वाइड स्प्रेड हो, सब जगह फैला हो, ऑफन जनरली इसका नेगेटिव टोन में इसको यूज करते हैं। अनकंट्रोल्ड हो, वाइड स्प्रेड हो, परवेसिव हो, बहुत फैला हुआ। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा नहीं फैला हुआ, रेस्ट्रेन्ड है, लिमिटेड है, एक ही जगह पे है। तो जो अफवाह थी करप्शन की, वो बहुत ज्यादा फैली हुई थी सरकार में। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अच्छा, अफवाहों का एक इडियम होता है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, वो होता है हियर इट फ्रॉम ग्रेप वाइन। क्या? इसका एंटोनिम का भी एक इडियम बताऊंगी, पहले इसके सिनोनिम का एक इडियम पढ़ते हैं। हियर इट फ्रॉम ग्रेप वाइन। तो अगर आप किसी चीज को ग्रेप वाइन से सुनते हो, अब देखो ग्रेप वाइन इसको याद कैसे करना है, इसकी स्पेलिंग एक बार मैं ठीक कर देती हूँ। तो अगर आप किसी चीज को ग्रेप वाइन से सुनते हो, इसका मतलब क्या है? ग्रेप्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, है ना।
आपने किसी चीज को ग्रेप वाइन से सुना है, इसने इसको बताया, 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 तो जो एक्चुअल बात थी वो एक्चुअल पहुंची नहीं, मतलब र्यूमर हो गई, अफवाह हो गई, सही बात नहीं है। तो हियर इट फ्रॉम ग्रेप वाइन मीन्स आप उड़ती उड़ती खबरें सुनो, अफवाहें सुनो। अब बिल्कुल सही बात सुनो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं या डायरेक्ट बोलते हैं। स्ट्रेट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट भी बोल देते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्स माउथ, आपने घोड़े के मुंह से डायरेक्टली सुना है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आपने सही जगह से आपको खबर मिली है, उसमें कहीं भी कोई अफवाह नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये रैम्पेंट का तो नहीं कहेंगे, र्यूमर का सिनोनिम हो गया, और ये वाला इडियम क्या हो गया? र्यूमर्स का एंटोनिम हो गया। कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। स्वीपिंग, स्वीपिंग मीन्स जो बहुत बड़े एरिया को कवर करे। स्वीप क्या होता है? आप स्वीप करते हो फ्लोर को, इसका मतलब क्या? झाड़ू लगाते हो। तो झाड़ू क्या करती है? एक बार में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। तो स्वीपिंग का मतलब क्या हो गया? जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा एरिया एक बार में कवर कर ले। तो अच्छा, पोछे लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉपिंग। तो मॉप द फ्लोर इज व्हाट? पोछा लगाना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव, ब्रॉड, एक बहुत बड़े एरिया को एक बार में कवर किया। एंटोनिम्स बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही नैरो, बहुत ही कन्फाइंड, बहुत ही कम एरिया को कवर किया। तो जो नई पॉलिसी है उसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हुआ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है वैसे तो ये, एक्चुअल में V1 प्लस ING भी है, लेकिन V1 प्लस ING को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। बियाकन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपको गाइड करे। बियाकन क्या होता है? बियाकन होता है जैसे एक ये रोशनी है, सब लोग इस रोशनी को लेके चल रहे हैं, बाकी सब लोग पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो बियाकन कौन होता है? जिसके पास वो रोशनी होती है, जिसके पास वो गाइडिंग लाइट होती है, जो लाइट डिवाइस होती है, जिसको गाइड की तरह यूज करते हैं। सिग्नल, गाइड, लाइट, मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बहुत पॉजिटिव टोन का शब्द है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एंटोनिम्स डार्कनेस है, ऑब्सक्योरिटी पे डबल स्टार मार्क कर लो। ऑब्सक्योरिटी मीन्स क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लियर ही नहीं है कि आगे क्या करना है। एक और इसका वर्ड होता है जो कि बहुत बड़े एग्जाम्स में आया है, वेगनेस। वेगनेस मीन्स क्लैरिटी नहीं है। एक और इसका वर्ड होता है एम्बिगुअसनेस। एम्बिगुअसनेस मीन्स बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो लाइट हाउस था वो एक गाइडिंग लाइट था शिप्स के लिए, जो नेविगेट कर रहे थे, जो क्रॉस कर रहे थे उन ट्रेचरस, ट्रेचरस मीन्स जिन पानियों में बहुत उथल पुथल, जो बहुत खतरनाक पानी थे, डेंजरस वाटर्स। समझ आ रही है वो क्या? अगला वर्ड है पॉइस, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। पॉइस को नाउन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। अब जब हम इसको नाउन की तरह यूज करते हैं इसका मीनिंग कुछ और होता है, वर्ब की तरह यूज करते हैं मीनिंग कुछ और होता है। जब हम इस वर्ड को नाउन की तरह यूज करते हैं इसका मतलब होता है आपकी जो शांति है आपके अंदर, मतलब आप अपने अंदर जो बैलेंस बना के बैठे हुए हो, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे, आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आ रहा, आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं हो रहे। तो आपका जो बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही एलिगेंट कंपोजर है। कंपोजर का मीनिंग क्या है? आपके अंदर का जो बैलेंस है। कंपोजर, बैलेंस, एलिगेंस मीन्स बहुत अच्छे से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो अपने आप को। एंटोनिम्स, आप अनस्टेडी हो रहे हो, कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, ऑकवर्ड, अजीब तरीके का रिएक्ट कर रहे हो, बैलेंस ही नहीं है। तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंज के बावजूद भी उसने अपना पॉइज मेंटेन रखा, उसने अपना बैलेंस मेंटेन रखा और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखा। ये था इसका नाउन वाला मीनिंग। ये जो पॉइज होता है इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, जब हम इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पॉइज्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रेडी टू। तो ही इज पॉइज्ड टू डू दैट, इसका मतलब क्या है? वो तैयार है उस काम को करने के लिए। मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो गया नाउन का और वर्ब फॉर्म का। अगला वर्ड है रेपरकशन, लास्ट में ION लग रहा है। एक तो इस वर्ड पे स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये जनरली नेगेटिव टोन का शब्द है, मतलब खराब कुछ हो जाता है, खराब रिजल्ट आता है तो हम रेपरकशन बोलते हैं। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, आपने चाहे नहीं थे, अनचाहे रिजल्ट आ गए, इफेक्ट्स आ गए किसी एक्शन के बाद। कॉन्सिक्वेंसेज, आउटकम्स, आफ्टरमैथ मीन्स अनचाहा। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने पहले से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था, पहले से ही प्रिडिक्ट किया था, फोर साइड पहले से ही आपको लग रहा था ऐसा होने वाला है, आपको पता था। मतलब फोर, प्री, एंटी, तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तीनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बिफोर, पहले से। एक एंटी ANTE वाला होता है, इनफैक्ट सॉरी, ये ANTE वाले का मीनिंग होता है बिफोर, एक एंटी होता है ANTI वाला।
उसका मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट, किसी के खिलाफ चले जाना, वो ANTI होता है। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न, जो इकोनॉमी नीचे की तरफ गई, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया भर की मार्केट पे। डेसिसिव, डेसिसिव का मतलब क्या है? किस वर्ड से बना? ये डिसीजन वर्ड से बना। डिसीजन क्या होता है? फाइनल रिजल्ट, है ना, फाइनल जो आपने सोचा उस, ये नाउन फॉर्म होता है, उसका ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो डेसिसिव का मीनिंग क्या? आप एकदम फाइनल चीज पर पहुंच चुके हो, तो वो एक डेसिसिव है, मतलब एकदम फाइनल है। कॉन्क्लूसिव, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मीन्स बहुत फिक्स्ड है, फाइनल है, एक डेफिनेट रिजल्ट, एक फाइनल रिजल्ट है। एंटोनिम्स क्या हो गया? इनडेसिसिव, नहीं है फाइनल, हेजिटेंट, आप अभी भी झिझक रहे हो किसी काम को करने के लिए, अनसर्टेन, वो नहीं पता आगे क्या होगा। तो टीम की जो फाइनल विक्ट्री थी, इसकी वजह से उनका एक जगह मिल गई उनको फाइनल्स में। अच्छा, मैंने फाइनल की बात करी, तो फाइनल रिजल्ट तो सही है, लेकिन अगर कभी भी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ मिले या फिर फाइनल डेस्टिनेशन लिखा हुआ मिले, तो ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही होता है अपने आप में फाइनल, इसके साथ फाइनल नहीं लगाते। डेस्टिनेशन का मतलब ही होता है आखिरी जगह जो आपको जाना है, तो इसके साथ भी फाइनल नहीं लगता। कंक्लूजन, डेस्टिनेशन अकेले आता है, इन दोनों से फाइनल वर्ड नहीं लग सकता। फाइनल अगर लगाते हो तो क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा आ जाता है। बहुत बार आया ये फाइनल डेस्टिनेशन वाला, तो कितनों ही बार आ गया एग्जाम में। इनडिस्पेंसिबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। इनडिस्पेंसिबल मीन्स बहुत जरूरी है भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल मीन्स बहुत जरूरी है। एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्पेंसिबल है, भी काम चल सकता है, अननेसेसरी, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, और भी बहुत सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। पेटी है, इनसिग्निफिकेंट है, मियागर है, ट्रिवियल है, मीन्स मामूली है, ना के बराबर इंपॉर्टेंस है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल टीम के लिए। कुछ फ्रेजेस देखते हैं। रन रैम्पेंट, रैम्पेंट का मीनिंग क्या था? बहुत ज्यादा फैल जाना। रन रैम्पेंट मीन्स कोई चीज बहुत ज्यादा फैल गई है, अनकंट्रोलेबली फैलती चली जा रही है, नेगेटिव चीजों के लिए बोला जाता है। कोई जैसे वायरस है, बहुत ज्यादा फैल गया तो नेगेटिव है। बॉग्ड डाउन, कोई चीज बॉग डाउन हो गई मतलब फंस गई है किसी चीज में, स्टक हो गई है, एंटेंगल हो गई है, किसी डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में कोई फंस गया तो उसको क्या बोलते हैं? ही इज बॉग्ड डाउन, फंसा पड़ा है। कुछ अब और फ्रेजेस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। पहला है इनटू हाई गियर। तो इनटू हाई गियर का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज बहुत ज्यादा एक्टिविटी पे है, बहुत ज्यादा एक्शन हो रहे हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी जब हाई गियर पे होती है तो बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, वहां से याद कर सकते हो। तो इनटू हाई गियर मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा किसी चीज की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स बहुत ज्यादा लेवल पे वो चीज हो रही है। थ्रोइंग अ रेंच इनटू द गियर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल गाड़ी सही गियर पे चल रही थी, आपने क्या किया? उसमें एक रेंच थ्रो कर दिया, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम डाल दी। तो इसका मतलब है कोई चीज स्मूथली चल रही थी, विलन ने आके क्या किया? प्रॉब्लम डाल दी। कोमलिका करती थी ये चीज, और अनुराग और प्रेरणा की जिंदगी बिल्कुल सही चलती थी, फिर वो क्या करती थी? कोमलिका आके कोई ऑब्स्टिकल है, कोई डिस्ट्रप्शन दे देती थी, कोई प्रॉब्लम डाल देती थी। नेविगेटिंग द एब्स एंड फ्लोज, एब्स एंड फ्लोज मीन्स अप्स एंड डाउन्स। तो जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को आप क्रॉस कर रहे हो, कभी खुशी कभी गम, ये है तेरे करम। तो अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नेविगेटिंग द एब्स एंड फ्लोज। राइडिंग आउट द स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है? बहुत मुश्किल का समय चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है? पेशेंस बना के रखा हुआ है, आप झेल रहे हो उसको, पेशेंस बना के रखा हुआ है कि कभी तो सुबह होगी, सूरज कभी तो आएगा, अंधेरा कभी तो खत्म होगा। तो यू आर राइडिंग आउट द स्टॉर्म। कीपिंग वंस कूल, या कीप योर कूल ना यार, मतलब शांति बना के रखो, अपना बैलेंस बना के रखो, अपना स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुल रखो। सकम्बिंग टू मीन्स हार मत मानो यार स्ट्रेस और प्रेशर के आगे। राइजिंग अबव द फ्रे, इसका मतलब क्या है? फ्रे मीन्स प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां जो हो रही हैं, उन लड़ाइयों से परे आ जाओ यार, उन लड़ाइयों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऊपर का नजरिया रखो, एक ओवरऑल एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखो, लड़ाइयों में इन्वॉल्व मत हो। फाइंडिंग द सिल्वर लाइनिंग, काले बादल हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव सोचो। कोविड आया, सब बड़े परेशान थे, उसमें सिल्वर लाइनिंग क्या थी? पोल्यूशन कम हो गया था। तो एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढना। एम्ब्रेसिंग द बम्प्स इन द रोड, मतलब रास्ते में जो गड्ढे हैं उनको आप अपना रहे हो, मतलब जिंदगी के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं
आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और उनके साथ पॉजिटिवली डील कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर एम्ब्रेसिंग द बम्प्स इन द रोड. वेदरिंग द अप्स एंड डाउन्स, वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उनको क्या कर रहे हो, झेल रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो. तो ऐसा लग रहा है सारे के सारे जिंदगी से रिलेटेड है, सारे फ्रेज ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया. इजंट इट? यही कमाल है इस सेशन का. सीखना भी हो जाता है और इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है. चलो, तो ये थी वोकैबुलरी. एक बार सभी को रिक्वेस्ट करूंगी सेशन को लाइक कर देंगे. प्लीज लाइक दिस सेशन, एवरीवन. जितने ही बच्चे देख रहे हैं सबकी जिम्मेदारी है एक बार सेशन को लाइक करने की. अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम परफेक्शन बैच कब से स्टार्ट होगा, परफेक्शन की क्लासेस नहीं हो रही हैं. मुझे पता है बेटा, परफेक्शन की क्लासेस अभी कुछ दिन और नहीं होंगी. आपका परफेक्शन 2.0 21 फेब से स्टार्ट हो जाएगा. सो डोंट वरी एट ऑल. जिन लोगों को 21 फेब तक का भी इंतजार नहीं है बेटा, परफेक्शन की ना बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने डाली हुई है. हर टॉपिक के ऊपर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. ग्रामर ग्रंथ की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी. इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप अपना एक एक दिन बहुत कीमती होता है, मेक श्योर करो कि 21 तारीख तक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम में सेशंस देख लो. इससे क्या होगा, 21 तारीख से जब नया परफेक्शन स्टार्ट होगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी. और जो बच्चे वेट कर रहे हैं 21 फेब का कि 21 फेब आएगा तब जाके परफेक्शन को ज्वाइन करेंगे, नहीं, ऐसा मत करो. आपको ग्रामर ग्रंथ तो परफेक्शन 2.0 से पहले देखना ही देखना है. ग्रामर ग्रंथ की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आपको परफेक्शन 2.0 से पहले देखनी ही देखनी है हर हालत में. तो मेक श्योर करो कि आप आज की आधी सब्सक्रिप्शन लेके ग्रामर ग्रंथ को देखना स्टार्ट करो, जिससे कि इससे पहले पहले आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए. चलो, जिन लोगों को नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है लास्ट में बताऊंगी मैं. अभी आर्टिकल पे फोकस करते हैं. कल्टिवेटिंग अ काम. एक कल्टिवेटिंग मीन्स बनाना, अपने अंदर डेवलप करना. तो डेवलप करना एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही रेजिलिएंट मीन्स स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इन द फेस ऑफ लाइफ चैलेंजेस. तो जिंदगी जो चैलेंजेस हमारे ऊपर थ्रो कर रही है उसमें हमें एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है. चलो, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे. रीड एवरीवन. चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द ह्यूमन माइंड, इंसान का जो दिमाग है, अकिन टू मीन्स सिमिलर टू, किसके जैसा है, अब फाइनली मीन्स बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही एक्यूरेटली ट्यून्ड मीन्स क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट. एक बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही अच्छा क्रिएटेड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बढ़िया मशीन है जो कि ऑपरेट करते हैं ऑन अ मिरियाड. मिरियाड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ. तो जो ह्यूमन माइंड है बहुत सारे लेवल्स पे काम करता है. ऑर्केस्ट्रेटिंग मीन्स क्रिएटिंग. ये बनाता है हमारे रिस्पॉन्सेज. हम रिएक्ट करते हैं जिंदगी के अलग अलग सिनेरियोस में. तो जिंदगी जैसे जैसे सिनेरियोस हमारे सामने लेके आते हैं हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. व्हेन कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड मीन सामना होना. जब हमारा सामना होता है पॉजिटिव सिचुएशन से, जब हमारा सामना अच्छी सिचुएशन से होता है, इट किक्स इनटू हाई गियर. ये हाई गियर में चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लग जाता है. स्पार्किंग, स्पार्किंग मीन्स डेवलपिंग. किस चीज को जन्म देता है, किस चीज को स्टार्ट करता है, अ कैस्केड. कैस्केड मीन्स बैक टू बैक बहुत सारा आना. कैस्केड वैसे एक वाटरफॉल को बोलते हैं. यहाँ पे कैस्केड का मीनिंग है कि बहुत तेजी से आते हैं. क्या आते हैं, इमोशंस आते हैं, जैसे खुशी आती है, मोटिवेशन आता है, ऑप्टिमिज्म आता है. ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिविटी आती है. तो जब भी अच्छी सिचुएशन होती है हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस आते हैं. ये जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ये ना केवल नॉट ओनली लिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स, हमें एनर्जी देता है, हमारी एनर्जी बढ़ा देता है, बट ऑल्सो बल्कि ये क्या करता है, प्रोपेल्स मीन्स आगे की तरफ पुश फॉरवर्ड करता है, मोटिवेट करता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को, जो हमारे माइंड से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको और अच्छा बनाता है. इनटू ओवर ड्राइव, वो और अच्छा काम करते हैं. फोस्टरिंग मीन्स ग्रोइंग. इससे क्या बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है. और आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स बहुत ही इनोवेटिव थिंकिंग, हम नई नई अलग अलग तरह की चीजें सोच पाते हैं. कन्वर्सली मीन्स ऑपोजिट सेंस है. उल्टा क्या होता है, व्हेन फेस्ड विद एडवर्सिटी, जब कोई प्रॉब्लम आती है, द माइंड क्या होता है, बॉग्ड डाउन. बॉग्ड डाउन का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था बॉग्ड डाउन का मतलब क्या, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, रुक जाना, एक्टिविटी कम हो जाना, दिक्कत आ जाना. तो माइंड क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है. किस चीज की वजह से,
नेगेटिव इमोशंस की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, डर आ जाता है। थ्रोइंग अ रेंच इनटू द गियर्स, थ्रोइंग अ रेंच इनटू द गियर्स मींस प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्मूथ फंक्शनिंग में, किस चीज के, रैशनल, जब हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो जब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है तो वो लॉजिकल थिंकिंग भी हम नहीं कर पाते हैं। नेविगेटिंग द एब्स एंड फ्लोज, ऊपर नीचे चढ़ाव, उतार और चढ़ाव को डील करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक बहुत ही स्किलफुल अप्रोच की, एक बहुत ही स्किल्ड अप्रोच की जरूरत होती है। किस चीज को, कि हम इन मेंटल टाइड्स, टाइड्स का मीनिंग क्या है, उतार और चढ़ाव, तो कि हम इन माइंड से रिलेटेड उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकें। वैसे टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स होते हैं समुद्र होता है, ये मून है, तो मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं। इसको बोलते हैं हाई टाइड, इसको बोलते हैं लो टाइड। समझ आया सभी को, एवरीवन? चलो अब थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं। एक तो मुझे रेशनल का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, और एक और वर्ड होता है रेशनल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। दूसरी चीज, मुझे इस ऑपरेट्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। कि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज सही है गलत है ये बता दो। एक मुझे थिंकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक मुझे ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। एक मुझे ये बता दो इस डिमांड्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे हैंडलिंग क्यों यूज हुआ है, हैंडल क्यों नहीं यूज हुआ। इतने सारे क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। रैशनल क्या है भाई, एडजेक्टिव होता है। रैशनल का मीनिंग क्या होता है, लॉजिकल। रेशनल नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉजिक। ऑपरेट्स का सब्जेक्ट कौन है, कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऑपरेट्स का सब्जेक्ट है माइंड। नॉट ओनली बट ऑल्सो बिल्कुल सही तरीके से यूज हुआ है। नॉट ओनली के आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है, बट ऑल्सो के आगे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है। थिंकिंग को अगर देखोगे तो V1 प्लस आईएनजी है और नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो जब भी V1 प्लस आईएनजी नाउन की तरह यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। तो थिंकिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। कैन प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी कोई मॉडल वर्ब हो प्लस बीई हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। अगला यहाँ पे हैंडल, सबसे पहले तो डिमांड्स का सब्जेक्ट क्या है, किस चीज, कौन सी चीज है जो स्किलफुल अप्रोच मांग रही है। जिंदगी को स्किलफुल अप्रोच चाहिए, नहीं। जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्किलफुल अप्रोच चाहिए, नहीं। जिंदगी के उतार चढ़ावों को डील करने के लिए स्किलफुल अप्रोच चाहिए, तो उसका सब्जेक्ट कौन है, नेविगेटिंग। टू के साथ जब भी नाउन लगाना होता है, टू व्हाट, किस चीज की अप्रोच चाहिए भाई, किस चीज की। तो जब भी क्या का आंसर मिल रहा होता है, किस चीज का आंसर मिल रहा होता है, तो वहां पे नाउन आता है, और नाउन क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। तो जब भी टू के आगे नाउन लगाना होता है और वर्ब की फॉर्म में लगाना होता है तो हम हमेशा V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। जब टू के आगे डू वॉट का आंसर मिल रहा होता है तब V1 आता है। क्लियर सभी को? ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जरूर देख लेना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। चले देखते हैं। द की टू मास्टरिंग, जो चाबी है मास्टर करने की इस नाजुक से डांस को, डांस किसको बोला गया, उतार चढ़ाव जिंदगी के, लाइज इन, किस चीज में है, कल्टिवेटिंग, हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बहुत ही काम, एक बहुत ही शांति और बहुत ही बैलेंस्ड माइंडसेट रखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ लेटिंग नेगेटिव इमोशंस रन रैम्पेंट, हमें अपने अंदर नेगेटिव चीजों को फैलने नहीं देना है। रन रैम्पेंट मीन्स बहुत तेजी से फैलना, तो नेगेटिव इमोशंस को बहुत तेजी से फैलने नहीं देना है। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल्स कैन ऑप्ट, इंडिविजुअल्स क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट का मीनिंग है किस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो चैलेंजेस को फेस करें हेड ऑन, सामने से चैलेंज को फेस करो। मीटिंग देम, उनसे मिलो विद अ लेवल हेडेड, लेवल हेडेड मीन्स बहुत ही बैलेंस्ड नजरिए के साथ, नेगेटिविटी को मत फैलने दो अपने अंदर। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बोला मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है।
जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, जिसकी वजह से सक्सेसफुल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस मीन्स अवेयर हो जाए। अवेयर, माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। इसको बोलते हैं जैसे आंखें बंद की, इसको देखा, नोज को देखा, लिप्स को फील किया, थ्रोट को फील किया, इस तरह की प्रैक्टिस को बोलते हैं माइंडफुल प्रैक्टिसेस। और जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है? थॉटफुलनेस हो जाना, कुछ ना सोचना, जो विचार आ रहे हैं बस उनको ऑब्जर्व करना। अपने आप एक स्टेट ऐसी आएगी जब कोई विचार आना बंद हो जाएगा, उस स्टेट को बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेट। तो ये जो चीजें हैं ये सर्व करती हैं एंकर पॉइंट्स की तरह। एंकर पॉइंट्स मीन्स ये आपको कंट्रोल करते हैं, आपको स्ट्रांग बनाती हैं। अलाउइंग इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है टू राइड आउट द स्टॉर्म, कि उस तूफान से वो बाहर आ जाते हैं विद अ काम डेमिनर। काम मीन्स शांतिपूर्ण, डेमिनर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एटीट्यूड से। बाय कीपिंग अ कूल हेड, अगर आप शांत रहोगे तो इंडिविजुअल्स क्या कर पाएंगे? शांत रह के इंडिविजुअल्स जो है वेदर कर पाएंगे, उतार चढ़ाव से बाहर निकल पाएंगे, वेदर कर पाएंगे, उनको टॉलरेट कर पाएंगे, उनको झेल पाएंगे। इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आएंगे। और मोर रेजिलियंट, रेजिलियंट का मीनिंग भी क्या है? और टफ बन जाएंगे, और स्टर्डी बन जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे ऑन द अदर साइड। तो स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे और बहुत टफ भी बनेंगे। किस चीज से? अगर आप शांत दिमाग रखोगे तो ऑथर ने क्या बोला? सब चीज का सोल्यूशन एक ही है, और वो सोल्यूशन क्या है? दिमाग को शांत रखना। अब दिमाग शांत रखने का तरीका क्या है? मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस करना। ये दोनों चीजें करोगे, दिमाग शांत रहेगा। दिमाग शांत रहेगा, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, फोकस्ड रह पाओगे, काम अच्छे से करोगे, तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है ना। अच्छा आर्टिकल, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है और रीडिंग तो हो ही रही है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? मेंटेनिंग अ काम माइंड। अगर आप बहुत शांत दिमाग रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट स्वीपिंग चैलेंजेस। का मतलब ये नहीं है कि आप सारे चैलेंजेस को स्वीप, अब यहाँ पे स्वीप का मतलब बड़ा वाला कवर नहीं, स्वीप का मतलब यहाँ पे झाड़ू वाला ही है, कि झाड़ू से चैलेंज को उठा के कारपेट के अंदर रख दिया। ये कारपेट था, यहाँ पे ये चैलेंज पड़ा था, झाड़ू से उठाया और उसको कालीन के अंदर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है छुपा दिया। तो शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहे हो और पुटिंग ऑन अ ब्रेव फेस, या आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, नहीं। इसका मतलब है इट्स अबाउट फेसिंग द म्यूजिक। इसका मतलब है चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, एंड डांसिंग टू द रिदम ऑफ लाइफ विद ग्रेस। और जिंदगी जैसे चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे जिंदगी चल रही है उसको ग्रेस के साथ, उसको बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, बहुत बड़े प्यार से जिंदगी को जी रहे हो। When the going gets tough, जब आगे बढ़ना मुश्किल होता है, जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, अ काम माइंड, अगर आपका दिमाग शांत रहता है तो ये आपको गाइड करता है, एक बियाकन की तरह एक्ट करता है, आपके लिए गाइडिंग लाइट होता है। स्टीयरिंग इंडिविजुअल्स, ये आपको दिशा दिखाता है, डायरेक्शंस दिखाता है लोगों को, थ्रू ट्रबल्ड वाटर्स, मतलब मुश्किल की घड़ियों में भी रास्ता दिखाता है, विद क्लैरिटी, बहुत शांत, बहुत सफाई साफ तरीके से, मतलब बहुत क्लियर रास्ता दिखाता है। एंड पॉइस, पॉइस मीन्स बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ग्रेस के साथ, बहुत बैलेंस के साथ। इट्स अ मैटर ऑफ कीपिंग वन स्कूल, बात वही है, अपने आप को शांत रखो, राइजिंग अबव द फ्री, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाइयां हैं, उन सबसे अपने आप को ऊपर रखो, उन सबसे अपने आप को दूर रखो। एंड फाइंडिंग द सिल्वर लाइनिंग इन एवरी स्टॉर्म, और हर तूफान में कुछ ना कुछ अच्छा देखो, हर नेगेटिव चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज देखो। इन सेंस अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो जर्नी है टू अ काम माइंड, अगर दिमाग को शांत रखना है तो उसके लिए जरूरत क्या है? जरूरी है कि इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी, रास्ते में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को अपनाओ। वेदरिंग द इमोशनल स्टॉर्म्स, जो मन के अंदर इमोशंस चलते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़ मचती है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी दुखी होते हो, उससे बाहर आओ। एंड कमिंग आउट ऑन दी अदर साइड, और इन सबसे बाहर आके दूसरी तरफ एक शांति लेके आओ और एक सेल्फ अश्योर्डनेस, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने अंदर एक
काम डेमिनर लेके आओ अपने अंदर, एक कह सकते हैं एक बैलेंस वाली फीलिंग लेके आओ। सो दिस वॉज द आर्टिकल। कैसा लगा फर्स्ट आर्टिकल, सभी को समझ आया? टोन कैसी थी? रिफ्लेक्टिव थी। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी टॉपिक के ऊपर सोच सोच के लिख रहे होते हैं, उस तरह की टोन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव टोन नहीं थी, समझ में आया? हर बार जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें टोन इन्फॉर्मेटिव होती है। इन्फॉर्मेटिव टोन का मतलब क्या होता है? जब ऑथर आपको कोई बात बता रहे हो जो आपको नहीं पता। रिफ्लेक्टिव टोन क्या होती है? कि हम किसी टॉपिक को लेके उस पर सोच रहे हैं, उस टॉपिक को लेके ऑथर सोच सोच के बता रहे हैं, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, तो इस तरह की टोन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। और मोटिवेशनल तो थी, डेफिनेट सी बात है। चलिए अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। फर्स्ट आर्टिकल हमने रीड किया है, अगला आर्टिकल हम स्किम करेंगे। स्किम करने का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मैं रोज एडिटोरियल की क्लासेस दे रही हूँ, रोज आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल रही है, और सभी को पता भी है कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको 20 तारीख तक मिलेंगी। उसके बाद आपको 21 तारीख से हिंदू एडिटोरियल की ही क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, सेम डे वाली। तो काफी दिन तो निकल गए, कुछ दिन और रह गए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो मुझे आप सभी से पूछना है, क्या आपको जो मैंने टॉपिक्स लिए, क्या ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे? आई वॉन्टेड कि मैं कोई न्यूज का टॉपिक ना लूँ इन दिनों, इन 15 से 20 दिन के दौरान मैं कोई न्यूज का टॉपिक ना लूँ, क्योंकि न्यूज के टॉपिक ना चेंज होते रहते हैं। अभी आपका एग्जाम मान लो 6 महीने बाद है, या आपका एग्जाम मान लो 8 महीने बाद है, या आपका एग्जाम 4 महीने बाद है, तो वो न्यूज का तो आर्टिक क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना? तो आई वांटेड कि हम थोड़ा सा गैप करके 10 से 15 दिन कुछ ऐसे टॉपिक्स लें जो हमें ओवरऑल हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो मुझे ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बस कमेंट सेक्शन ही आप लोगों से कनेक्ट करने का जरिया होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कि क्या ये सारे टॉपिक्स पढ़ के कुछ कुछ पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर रहे हो। जैसे आज हमने मेडिटेशन की बात करी, शांत दिमाग रखने की बात करी, कुछ दिन पहले हमने एक्टिव रहने की बात की थी, एक्सरसाइज करने की बात की थी, अच्छी डाइट लेने की बात की थी, फिर उससे कुछ दिन पहले हमने प्रॉब्लम से दूर रहने की बात की थी, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से यूज करने की बात की थी। तो कुछ कुछ क्या पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है इन आर्टिकल से, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। द मल्टी फेसेटेड अप्रोच, मल्टी फेसेटेड मीन्स बहुत सारे पहलू, तो ये अप्रोच टू कॉम्बैटिंग, कॉम्बैटिंग मीन्स लड़ना, किससे? कार्बन एमिशन से लड़ने के लिए। स्ट्रैटेजीज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मैम सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग, मल्टी फेसेटेड वर्ड का मीनिंग तो रट गया है। सस्टेनेबल मीन्स जो टिकाऊ हो, जो चलता रहे, जो खराब ना हो जाए। चलो स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। चलिए देखते हैं कार्बन एमिशंस जो कम कवर करते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, CO2 को, बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, पेड़ काट देते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो एमिशंस हैं इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी तेज बारिश, जिसकी वजह से बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, आपदाएं आ जाती हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर जो खराब इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, आइस कैप्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से पिघलने लगती हैं, और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट और बहुत ही ज़्यादा खराब वेदर इवेंट्स होते हैं, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम खराब हो जाता है। तो मेन आइडिया क्या था कि CO2 एमिशंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ऑथर ने बताई है। CO2 एमिशंस कहाँ से होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे।
कार्बन एमिशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए सबको मिलजुल के एक्शन लेना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम होगा, बल्कि एक क्लीन फ्यूचर भी आएगा। एनर्जी एफिशिएंसी को हम अच्छा करें इन सब में, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एमिशंस को रोकने का। ऐसी टेक्नोलॉजीज को अपनाएं जहाँ पे एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो वो कम हो जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज हो सके। ये भी वादा करता है कि एमिशंस को कम कर सकता है जहाँ पे उन एरियाज में जहाँ पे डीकार्बनाइजेशन नहीं हो सकता, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से नहीं बचाई जा सकती, उसमें सोल्यूशन क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसको स्टोर कर लो, उसको कैप्चर कर लो। तो तरीके बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज को कम करने के लिए। पहला तरीका क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करो। दूसरा तरीका क्या है, एनर्जी को वेस्ट कम से कम करो। फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करो जो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करें, और अगर रिलीज कर भी रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लो और स्टोर कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। और क्या बताया ऑथर ने, पढ़ेंगे सभी लोग। पेड़ उगाओ, डिफॉरेस्टेशन जहां हुआ था वहां फिर से पेड़ उगाओ। एफॉरेस्टेशन मीन्स नए पेड़ उगाना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है दोबारा से पेड़ उगाना। ये जरूरी है कार्बन को कैप्चर करने के लिए, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। लैंड मैनेजमेंट अच्छे से करो, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम्स को बचाने में और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने में। सब कंट्रीज मिलजुल के कोऑपरेट करें, पॉलिसीज बनाएं ऐसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसमें कंट्रीज को यूनाइट किया, एक साथ लेके आए उनके कमिटमेंट में कि हम एमिशंस को कम करेंगे और हम बदलाव लेके आएंगे एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। हर इंसान की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जरूरी है जिससे कि कार्बन एमिशंस को हम कम कर सकें। तो बेसिकली ऑथर ने वेज बताएं किस तरीके से कार्बन एमिशंस को कम किया जा सकता है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। कंक्लूजन क्या है भाई, कार्बन एमिशन से लड़ना है तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबकी समरी आ गई, क्या क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छा करना, इनोवेशन लेके आना, पेड़ उगाना, दुनिया भर में सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बना पाएंगे। समझ आए दोनों आर्टिकल्स। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और लेटर एक बार आप रीड कर लेंगे पीडीएफ से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो मैच द कॉलम्स। रैम्पेंट जो सब जगह फैला हुआ है, पॉइस आपके अंदर का बैलेंस, डेलिकेट नाजुक, कॉग्निटिव नॉलेज गेन करने से रिलेटेड, इंडिस्पेंसिबल जरूरी, ई डी ए बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखे ही लिखें, सबको लिखना है, एवरीवन। जो भी लिखेगा उनमें से एक बच्चे को टीम की तरफ से एक बुक जो है उनके घर भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग मीनिंग्स लिखें ही लिखें और उस बच्चे का नाम कल के कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा कि किस बच्चे को बुक भिजवाई जा रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत दुविधा परेशानी। हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने परफेक्शन बैच में एनरोल नहीं किया है आज के आज कर लेना, ग्रामर ग्रंथ को देखना स्टार्ट कर देना। आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाना होगा, निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो सारे एग्जाम्स के लिए, आप एक्सक्लूसिव एक्सेस ले लोगे। कोड लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे 12 महीने तक 24 महीने तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे के सारे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे। लाइव क्लासेस आपकी 21 तारीख से स्टार्ट होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी सारी की सारी अपलोडेड हैं। तो एक एक करके देखना स्टार्ट कर, आज के आज ही ले लो। जितना डिले करोगे बाकी बच्चे आपसे उतना ही आगे निकल जाएंगे। 60,000 बच्चे से ज्यादा एनरोल कर चुके हैं, आपने नहीं किया हुआ है तो आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत पीछे हो। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप परफेक्शन बैच में 3 महीने भी रेगुलरली आ गए तो आपकी इंग्लिश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। बट उसके लिए आपको रेगुलरली कम से कम 3 महीने तो आना पड़ेगा। कोई परेशानी? अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लो। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स आएंगे 12 महीने तक 24 महीने तक आपको सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे।
कोड आप लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को लिख लो NIMISHA। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो @मैम निमिषा या @निमिषा मैम। इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone.